Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. यूपी तक के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि अगर केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने को उप मुख्यमंत्री से कम ना समझे। निजी प्रसंगों को लेकर बात करूं, एक टैग लगता है, बार बार सवाल उठते हैं स्कूल को लेकर, जो मतलब जो आरोप तमाम लोग लगाते हैं। आज ये बात कियो तो कियो, लेकिन दोबारा हमसे ये बात ना कियो। चुनाव हुआ, चुनाव में हार और जीत दो ही होती है। जब हम जीते थे तब हमसे कोई हारा था, जब हम हारे हमसे कोई जीता है। श्री अखिलेश यादव जी का एक गैंग है और वह योजनाबद्ध तरीके से ओबीसी का नेता हूं मैं, तो इसलिए वो मुझे अपमानित करने के लिए, अपमानित करवाने के लिए इस प्रकार की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के पिता के बारे में, और वो ऐसे पिता जो स्वर्गवासी हो गए हों, अगर उनका सदन में खड़े होकर के अपमान करेगा तो दुख तो होता है। अब संस्कार अच्छे नहीं हैं तो इसलिए इस प्रकार का अहंकार होता है, इसलिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जवाब हम भी उनकी भाषा में उनको दे सकते थे। हल से जुताई, मतलब ट्रैक्टर से नहीं, बैलों की जोड़ी में कंधे में जुआ लगा करके हल चलाने का भी मुझे अनुभव है, खेत के कोन गोड़ने का भी मुझे अनुभव है, बीज बोने का भी अनुभव है, सिंचाई करने का, निराई करने का, फिर उसकी कटाई करने का, उसकी मड़ाई करने का, और गर्मी के महीने में भूसे को सर पे रख करके भुसौली तक ले जाने का भी मुझे अनुभव है। तो हनुमान जी महाराज का है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। वैसे भाजपा का कार्यकर्ता राष्ट्र काज का कीन्हे बिना, पार्टी का काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसी है कि इसको पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक एक धागे में पिरोना सबके बस की बात नहीं दिखती। लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे नेता को कमान सौंपी जिन्होंने कुछ ही महीने में पूरे प्रदेश को मथ के रख दिया। और 11 मार्च को जब आंकड़े सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी तमाम रिकॉर्डों के साथ 325 के आंकड़े पर थी। और इस रिकॉर्ड के साथ एक नाम जो टीवी पर फ्लैश हो रहा था वो था उस समय के फूलपुर से सांसद केशव प्रसाद मौर्य जी का। आज हमारे साथ खास चर्चा में मौजूद हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहला सवाल आपका कि चुनावी रैलियां चल रही हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, चूँकि लोकसभा का जो चुनाव है उसमें हम लोगों का प्रयास 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो प्रयास है कि अधिक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा के अंतर्गत आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ उपस्थिति दर्ज हो जाए। तो कहीं पर बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन हो रहा है, कहीं पर हमारे मोर्चे के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है, तो कहीं नामांकन की जनसभा हो रही है, तो कहीं अनुसूचित मोर्चे के अंतर्गत कार्यक्रम हो रहा है, कहीं महिला मोर्चा कर रहा है, कहीं युवा मोर्चा कर रहा है। तो किसी न किसी कार्यक्रम के बहाने हर लोकसभा क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास किया जाता है, और जितना अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं से और जनता से सीधा संवाद हो सकता है वो करने की कोशिश रहती है। और मिलना भी बहुत उत्साह ज़बरदस्त है चुनाव को लेकर के, भाजपा के प्रति समर्थन ज़बरदस्त है, तीसरी बार मोदी सरकार बनाने को लेकर के लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसका फ़ायदा मिलता है। आपको अगर बात की जाए, आपकी फैन फॉलोइंग काफ़ी दिखती है, तमाम जो आपको तो संगठन का कुशल नेतृत्व करता माना जाता है। आपका डेली रूटीन की अगर बात करें तो क्या रहता है? अब तो मतलब परिवार, लंबा चौड़ा विभाग भी है आपके पास, परिवार की जिम्मेदारियां, नई नन्ही में बिटिया आई है परिवार में, कितना समय दे पाते हैं? देखिए, सबसे पहला तो परिवार में समय बहुत कम देना होता है, लेकिन दिनचर्या को एक व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं कि सुबह अगर जल्दी जागरण हो जाता है तो फिर बाकी सब काम समय से हो पाते हैं, और सुबह जागने का ही हम लोग प्रयास जल्दी करते हैं, जिससे फिर आगे की दिनचर्या पूरा व्यवस्थित रहे। तो स्नान करना, ध्यान करना, पूजा पाठ करना, कुछ व्यायाम करना, कुछ योग करना, और फिर ब्रेकफास्ट और भोजन मेरा लगभग एक ही साथ हो जाता है। तो करके फिर दिन भर के लिए निकल गए, और फिर देर शाम तक वापसी होती है घर पे, या जहाँ पर भी रुकने का, मान लो घर नहीं जा पाए तो जिस ज़िले में हैं उस स्थान पर कहीं रुकने का रहता है तो वहाँ रुकते हैं, लेकिन दिनचर्या व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। केशव जी, लगभग 15-20 दिनों में पहले चरण की वोटिंग है। मोदी जी ने कहा है कि 400 पार। 2014 में आपकी 72 सीटें आई और 2019 में 62 सीटें आई। तो क्या लगता है इस बार 24 में कितने का आंकड़ा है? पहले अपडेट कर दूं मैं, 2014 में हमारी 73 सीटें आई जी, 73। और 73 सीटें जब हम लोगों ने जीता था तो उस समय 341 विधानसभा सीटों में हम लोग नंबर 1 के स्थान पे थे।
बीच में विधानसभा का चुनाव भी आया 2017 में, तो उसमें हम लोग 325 विधानसभा सीटों पे जीत दर्ज किए। फिर 2019 में लोकसभा का चुनाव आया, जिसमें सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल उस समय हमारे साथ ये नहीं थे, यह सारे लोगों का गठबंधन हो गया। और उस गठबंधन के बाद भी उत्तर प्रदेश में 64 हम लोग जीते थे, लेकिन 51% वोट प्राप्त किए थे। इस समय हम लोग नारा लगाया करते हैं 100 में 60 हमारा है, 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। इसलिए तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। टीचर जी, जो आपने 100 में 60 की बात कही, अगर देखें विधानसभा चुनाव के बाद तमाम विपक्षी नेता थे, 85-15 का नारा लगाया जा रहा था, और खास तौर पर ओबीसी वर्ग में इस मैसेजिंग को दिया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर ओबीसी वर्ग के नेता वहां पर इतने हैं नहीं और उपेक्षा की जाती है। ऐसे लोग कैसे जवाब देते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समीकरण का शानदार गुलदस्ता है, जिसमें अगड़ी जाति भी है, पिछड़ी जाति भी है, अनुसूचित जाति भी है, अनुसूचित जनजाति भी है। हमारे यहाँ न भेदभाव है, सबको स्थान, सबको सम्मान भी है। आप विधानसभा के अंदर विधायकों की गिनती करेंगे तो ओबीसी विधायक आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप मंत्रिपरिषद के अंदर नज़र डालेंगे तो चाहे देश का मंत्रिपरिषद और चाहे प्रदेश का मंत्रिपरिषद, सब में हिस्सेदारी उपयुक्त है, और आगे आने वाले समय में लगातार हम लोग हिस्सेदारी बढ़ा भी रहे हैं। आपने मंत्रिपरिषद की बात की, अगर मैं विधानसभा विधान परिषद की बात करूं तो विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी या नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव हैं, काफी तीखी बहस हुई पिछले दिनों, पारिवारिक हमला हुआ, निजी हमला हुआ, नहीं होना चाहिए था। कैसे, मतलब आप जब, ठीक है आपने वहां पर उस वक्त अपनी भावनाओं पे कंट्रोल किया होगा, एक युवा के तौर पर युवाओं में इतना कंट्रोल नहीं होता है, युवा उस स्थिति में क्या करें, और आप जब घर गए तब आपको क्या लगा? जब देखिए, स्वयं अगर कोई भी व्यक्ति किसी के पिता के बारे में, और वो ऐसे पिता जो स्वर्गवासी हो गए हों, अगर उनका सदन में खड़े होकर के अपमान करेगा तो दुख तो होता है, और बहुत दुख होता है। लेकिन जवाब हम भी उनकी भाषा में उनको दे सकते थे, लेकिन अगर हम उस भाषा में उनको जवाब देते तो उनके और हमारे बीच में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। वह फैसला हमने जनता के ऊपर छोड़ दिया था कि इसका फैसला जनता करे, और जनता ने फैसला कर दिया। और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी जो बनना पड़ रहा है, उसका एकमात्र कारण है, जब आप अपने अलावा दूसरे किसी को बर्दाश्त नहीं करोगे, उसके प्रति आप शब्दों का प्रयोग करोगे, गाली गलौज करने का काम करोगे, तो उसका जवाब तो जनता देती है, और जनता ने जवाब दिया, और आज सपा सफा हो रही। आपने कहा सपा सफा हो रही, खासतौर से युवाओं को लेकर अगर मैं बात करूं, निगेटिविटी बहुत देखी जाती है कई मामलों में। अगर मैं आपके निजी प्रसंगों को लेकर बात करूं, एक टैग लगता है, बार बार सवाल उठते हैं स्कूल को लेकर, जो मतलब जो आरोप तमाम लोग लगाते हैं, इस निगेटिविटी से कैसे बचते हैं आप? ये श्री अखिलेश यादव जी का एक गैंग है, और वह योजनाबद्ध तरीके से ओबीसी का नेता हूं मैं, तो इसलिए वो मुझे अपमानित करने के लिए, अपमानित करवाने के लिए इस प्रकार की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि तुम मेरा जितना अपमान करोगे, मेरा उतना सम्मान बढ़ेगा। वो अपमान करेंगे और हमारा सम्मान बढ़ रहा है, वो हमारा समर्थन घटाने की कोशिश करेंगे, हमारा जन समर्थन निरंतर बढ़ता जा रहा है। जो हमें नहीं भी जानता था, नहीं भी मानता था, इनके इस प्रकार के आचरण के कारण वह भी जानता है और मानता है और सम्मान देने लगा है कि हमने कभी किसी नेता के प्रति, हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, हमारे मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, हमारी पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम विचारधारा अलग है तो आप शब्दों का प्रयोग करेंगे। आप पार्टी दूसरी है, हमारी पार्टी दूसरी है, तो एक दूसरे के प्रति कटु शब्दों का प्रयोग करें, ये मेरा संस्कार नहीं है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, इसलिए अपनी भाषा पर मैं संयम रखने का हर समय प्रयास करता हूँ। बाकी उनको जो सियासत मिली है वो विरासत में मिली है, हमारी जो सियासत है वो संघर्ष के परिणाम स्वरूप है। तो विरासत में सियासत मिल सकती है, लेकिन ये जो अहंकार आ जाता है, ये अहंकार संस्कार से आता है। अगर संस्कार अच्छे होंगे तो अहंकार नहीं होगा। अब संस्कार अच्छे नहीं हैं तो इसलिए इस प्रकार का अहंकार होता है, इसलिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि इन सब का जवाब आने वाले समय में, जब सपा समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी, सपा जब उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो जाएगी, तभी इसका जवाब पूरा होगा। आपने कहा सपा समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। एक
चीज जो मैं देखता हूँ पूरे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से जब हम बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से खास तौर से एक फीडबैक मिलता है कि केशव जी बहुत एक्सेसिबल हैं। अगर कोई समस्या है केशव जी तक पहुंच जाए तो निराकरण हो जाएगा, भले ही अन्य नेताओं तक पहुंचना उतना मुश्किल है। ऐसा क्या खासियत है? नहीं, सभी नेताओं के पास जाते हैं, लेकिन मेरे पास भी आते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले अपने को कार्यकर्ता मानता हूँ, उप मुख्यमंत्री बाद में मानता हूँ। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहता भी हूँ, यूपी तक के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि अगर केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने को उप मुख्यमंत्री से कम ना समझे। केशव प्रसाद का सम्मान हो और भाजपा के किसी कार्यकर्ता का अपमान हो तो केशव प्रसाद बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर उनकी कोई समस्या है तो मैं मानता हूँ मेरी समस्या है, उसकी समस्या का समाधान जब मैं करवा देता हूँ तो मुझे लगता है मैंने अपनी समस्या का समाधान करवाया। भारतीय जनता पार्टी के 99.9% कार्यकर्ता कोई गलत काम लेकर के आते नहीं, और सही काम कोई अधिकारी कर्मचारी ना करे ये मैं नहीं स्वीकार करता। फिर मैं उसकी जांच भी कराता हूँ, जो अधिकारी दोषी होता है वो दोषी होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी करता हूँ, लेकिन कार्यकर्ता का सर नहीं झुकने देता, क्योंकि कार्यकर्ता पार्टी का भी सर नहीं झुकने देता, पार्टी नेताओं का सर नहीं झुकने देता, वह केशव प्रसाद मौर्य का भी सर नहीं झुकने देता। इसलिए उनका सर ऊंचा रखना, उनका सम्मान बढ़ाना मेरा कर्तव्य भी है सरकार में होने के कारण, और एक कार्यकर्ता के नाते मेरा उत्तरदायित्व भी। केशव जी, आप मध्यम वर्गीय गरीब परिवार आपकी पृष्ठभूमि रही है, अब आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, दिल्ली, लखनऊ और विभाग का सिराथू जाना हो पा रहा है? हाँ, जाते हैं, चूँकि जब समय मिलता है, यद्यपि व्यस्तताएँ रहती हैं, सरकार के नाते भी रहती हैं, कुछ संगठनात्मक काम भी मेरे जिम्मे निरंतर लगा के रखा जाता है, इसके कारण से भी रहती है। लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं गांव जाता हूं। अगर नहीं जा पाया तो गांव से भी सब लोग आ जाते हैं कभी कभी लखनऊ। तो विशेष तौर से मुझे माताजी का अपने ध्यान रहता है, पिताजी तो रहे नहीं, उनके पास मन होता है कि कुछ समय बिताऊं, कुछ समय उनके साथ बैठूं, कुछ उनसे जानूं, पूछूं और उनका आशीर्वाद लूं। तो ये प्रयास लगातार रहे। माताजी आज भी गांव से रहती? हाँ, गांव, उनको गांव अच्छा लगता है, शहर की तुलना में वो गांव में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। लेकिन कभी बहुत निवेदन करता हूं तो 1-2 दिन के लिए शहर भी आ जाती। अच्छा, आपके अब माता पिता पर बात आई है, कोई एक किस्सा पिताजी का जो एक सीख जो हमेशा आप अपने साथ लेकर चलते हो राजनीति में हर जगह? देखिए, कभी मेरे पूज्य पिताजी, जीवन में मैं इतना भाग्यशाली पुत्र हूँ कि वो गरीब होते हुए जीवन में कभी असत्य नहीं बोले। मेरे एक बड़े पिताजी थे, ननिहाल बने कि अपने उनको ससुराल में ज़मीन वगैरह मिली हुई थी तो वहाँ रहते थे, और गांव में पैतृक ज़मीन भी इतनी अधिक नहीं थी, कुल 16 बिस्वा ज़मीन थी। अब 16 बिस्वा ज़मीन में से 8 बिस्वा ज़मीन बड़े पिताजी के नाम से थी। अब पिताजी के सामने एक मोहल्ले के ही एक पिताजी के शुभचिंतक थे, वो प्रस्ताव लेकर के आए कि पिताजी का नाम लेकर के कहे कि ये जो आपके बड़े भाई के नाम से ज़मीन है इसको कहो तो चकबंदी हो रही है, हम आपके नाम से करवा दें। उनसे मैं साक्षी हूँ इस बात का, उनसे लड़ गए कि मैं 2 बड़े पिताजी और रहे हैं, उनको मैंने देखा नहीं है। कहे देखो, आज ये बात कियो तो कियो, लेकिन दोबारा हमसे ये बात ना कियो। हमारे 2 भाई पहले मर गए हैं और एक भाई हमारा जिंदा है, उनको जिंदा ही मार डाला चाहते हो। कागज़ से नाम कटवाने के बाद कबो क्यों नहीं हमारे दरवाजे आयो ना। मतलब इस प्रकार का भाव ईमानदारी का जो रहता था, जो मैं उसको याद करता हूँ तो मुझे रोमांच पैदा हो जाता है। और एक बात यह है कि मेरे पिताजी जीवन में कभी झूठ नहीं बोले। बहुत कष्ट जीवन में सहा उन्होंने, बहुत कष्ट सहा, लेकिन उनके मुख से कभी जीवन में एक शब्द झूठ नहीं निकला होगा। और वह हम सबको भी यही सिखाए हैं कि कभी असत्य नहीं बोलना, कभी किसी की बेईमानी नहीं करना। तीसरी बात वो हम लोगों को यह सिखाते थे कि अन्याय के सामने नहीं झुकना। मतलब अगर कोई गलत करे तो उसके सामने झुकना नहीं है। अगर आप गलती किए हो तो ज़रूर माफ़ी मांग लो, लेकिन अगर गलती नहीं किए हो तो असत्य के सामने शीश मत झुकाना। सम्मान से जीने की शिक्षा जो दे करके गए हैं, उसी सम्मान से स्वाभिमान के साथ सर उठा करके जीते हैं। और ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि वो स्वर्गवासी मेरे पूज्य पिताजी को ये लगे कि उनका बेटा जो उन्होंने सिखाया है उसके विरुद्ध आचरण किया है। ऐसा मैं कभी नहीं करता। पिताजी ने कभी सोचा था कि उनका बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, इतने लोगों का इतना प्यार मिलेगा?
नहीं, कभी उन्होंने कही इस मुझे चर्चा लगता है कि ना पिताजी ने ऐसा सोचा होगा, ना माताजी ने सोचा होगा, ना मैंने ही सोचा था। ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना और स्वयंसेवक के रूप में जो जीवन यात्रा प्रारंभ हुई, उसके परिणाम स्वरूप कई पड़ाव हैं। उन पड़ावों को पार करते हुए राजनीति के आज इस स्थान पर लगातार जिम्मेदारी निभा रहा हूं और इसका मुझे गर्व भी है और मेरा नेतृत्व मुझे इस योग्य समझता है। मैं उसके प्रति अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं और मन में यही भाव रहता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। जी चाहता है मातृभूमि मैं तुझे कुछ और भी दूँ, जी चाहता है समाज के भाई बहनों मैं तुम्हें कुछ और भी दूँ। और 25 करोड़ जो उत्तर प्रदेश के वासी हैं उन सबको अपने परिवार का सदस्य मान करके उनके जीवन उत्थान की कोशिश करता हूँ। केशव जी, एक चीज जो देखी है, आखिरी सवाल ले रहा हूँ, कुछ चंद सवाल और हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो देखा जाता है कि लोग तमाम आरोप लगाते हैं, लेकिन एक बात जो देखी जाती है स्वयंसेवकों में कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाते नहीं हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जो कि तरीका दिखता है। आप संघ के प्राथमिक शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष गए हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस क्या, मैं तो मेरा रोम रोम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित है, मेरा रोम रोम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और मैं चूँकि एक स्वयंसेवक के नाते ये कह सकता हूँ कि जो सवाल उठाते हैं उनको संघ के बारे में काखा गाघा अंगा भी नहीं पता है। सवाल उठाने से पहले चाहे गोपनीय रूप से ही सही, अगर संघ की शाखाओं में अगर वह चले जाएं महीने 2 महीने 3 महीने लगातार, तो उनको समझ में आ जाएगा। जीवन में वह तो छोड़िए, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी कभी संघ का विरोध नहीं करेंगी, संघ का ध्वज प्रणाम करेंगी और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि या प्रार्थना करने के लिए सदैव तैयार खड़े रहेंगे। अच्छा, 2024 का चुनाव है और आप तो तैयारियों में लगे ही हैं, विपक्ष को क्या सलाह देंगे इसमें? मैं क्यों सलाह दूंगा, मैं तो एक ही कोशिश कहता हूं और कर भी रहा हूं कि कांग्रेस एक्सपायरी डेट की जैसे दवा होती है, अगर उसको खाया जाए तो रिएक्शन करेगी, शरीर का नुकसान होगा। वैसे कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक्सपायरी डेट की राजनीतिक पार्टी हो गई। अब उसको अगर अवसर देंगे तो देश का, प्रदेश का, समाज का नुकसान होगा। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत बनाइए। सपा गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है। ऐसी पार्टियों से उत्तर प्रदेश अब मुक्त हो रहा है, ऐसी पार्टियां अब समाप्ति की ओर हैं। तो ऐसी पार्टियों के बारे में ये मैं कहूँगा कि सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाइए, सपा को सफा करिए। सपा का खाता नहीं खुलना चाहिए, कांग्रेस का खाता नहीं खुलना चाहिए, बसपा का खाता नहीं खुलना चाहिए। और जो हम लोग लक्ष्य लेकर के काम भी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें, देश में 370 भारतीय जनता पार्टी की 400 से अधिक भाजपा गठबंधन की सीटें जीतें, इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और हमारा कार्यकर्ता कभी, जैसे श्री हनुमान जी महाराज का है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, वैसे भाजपा का कार्यकर्ता राष्ट्र काज का कीन्हे बिना, पार्टी का काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। वो निरंतर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे नीचे के इकाइयों के चुनाव हो, हर चुनाव में वो सक्रिय रहता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया है भाजपा के एक कार्यकर्ता को, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए, राजनीतिक दल होने के नाते हमारा लक्ष्य केवल यह नहीं होना चाहिए कि हमारा संगठन बड़ा मजबूत है, चुनाव आ रहा है, हम चुनाव लड़ाएं और जीतें और चुनाव जीत करके सरकार बनाएं। हमारा केवल लक्ष्य यह नहीं रहना चाहिए। हमारा प्राथमिक लक्ष्य, पहला लक्ष्य है समाज की सेवा, देश की सेवा। कोई भूखा न रहे। जैसे कोरोना काल में उन्होंने कहा कि कोई भूखा ना सोवे। मैं समझता हूँ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन की परवाह किए बगैर समाज की सेवा की। कोरोना का उस समय टीका बनाने का काम हमारे देश के ऋषि मुनि रूपी वैज्ञानिकों ने किया। अब वह टीका बनने के बाद उस समय कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा ये कोरोना का टीका नहीं, ये मोदी का टीका है, ये भाजपा का टीका है, इसको हम नहीं लगवाएंगे। तो मैं उनको कहा कि अगर आप कोरोना का टीका नहीं लगवाओगे तो जनता तुम्हें कमल के फूल का टीका लगाएगी। और कमल के फूल का टीका ऐसा लगाया कि आज देश में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है, और इन दलों को दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया, निकाल करके फेंक दिया। तो
टीके का सम्मान करना चाहिए, देश के वैज्ञानिकों की तपस्या का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं तो इन विरोधियों को कहता हूं कि इनको ना कोरोना का टीका पसंद था और ना माथे का टीका पसंद है, और जिनको यह टीके नहीं पसंद हैं उनको वह देश के लोगों को भी पसंद नहीं है, प्रदेश के लोगों को भी पसंद नहीं है। उसका जवाब वह देंगे। केशव जी, एक सवाल विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि केशव जी ने बहुत काम किया। जो मेरे सराथू के लोगों से बात हुई, उनका कहना ये था कि जो वहाँ के स्थानीय नेता थे, उनकी नाराजगी का खामियाजा केशव जी को भुगतना पड़ा। देखिए, बीती ताहे बिसारिए, आगे की सुध ले। चुनाव हुआ, चुनाव में हार और जीत दो ही होती है। जब हम जीते थे तब हमसे कोई हारा था, जब हम हारे हमसे कोई जीता है। जीत गए, जीतने के बाद जो काम है आगे की शुरुआत कर दिए। हम लोगों का तो एक ही सिद्धांत है, गिर कर उठना, उठ कर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत और हार का। आखिरी सवाल है, आपने कहा कि आपने चाय बेची है, आपने अखबार बेचा है, कोयरी समाज से आते हैं, खेती किसानी का कैसा रहा एक्सपीरियंस? खेती किसानी का पूरा अनुभव है। मतलब खेती में हल से जुताई, मतलब ट्रैक्टर से नहीं, बैलों की जोड़ी में कंधे में जुआ लगा करके हल चलाने का भी मुझे अनुभव है। खेत के कोन गोड़ने का भी मुझे अनुभव है। बीज बोने का भी अनुभव है। सिंचाई करने का, निराई करने का, फिर उसकी कटाई करने का, उसकी मड़ाई करने का, और गर्मी के महीने में भूसे को सर पे रख करके भुसौली तक ले जाने का भी मुझे अनुभव है। और खलिहान में पहले थ्रेसर नहीं चलते थे, पैरी चलती थी, और उस पैरी में बैलों के माध्यम से उसमें सुबह से शाम तक पैरी चलाने का भी अनुभव है। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, अपने खेत और खलिहान से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, गांव के गरीब का दर्द जानता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जाके पैर न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पर आई। कच्चे मिट्टी के मकान में रहने का दर्द क्या होता है, झोपड़ी में रहने का दर्द क्या होता है, ये महल में रहने वाला नहीं जान सकता है। ठीक है, आज हमारा घर पक्का बन गया है, हमारा उसको घर कह लीजिए, चाहे उससे महल कह लीजिए, जो कहना चाहे कह सकते हैं, लेकिन हम वह दर्द जानते हैं जिस घर में रात में सोते समय वर्षा होती थी तो पानी टपकने लगता था, और पानी जब टपकने लगता था तो मेरी माँ रात के अंधेरे में भी, उस समय कोई टार्च भी नहीं होती थी, छाता भी नहीं होता था, लकड़ी की सीढ़ी होती थी, छत पर जाती थी, पता नहीं कितनी बार गिरी होंगी, कितनी बार चोट लगी होगी, कितना कष्ट सहा होगा, तब हम लोगों को पाला पोसा और बड़ा किया। और वह दर्द मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता। और उस दर्द में अगर समाज का कोई व्यक्ति है तो उसके दर्द को दूर करने के लिए जो कर सकता हूँ मैं करता हूँ। उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिलाना हो, चाहे उसको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन दिलाना हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन दिलाना हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिलाना हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन या निराश्रित पेंशन दिलाना हो। छोटे छोटे काम, कोई बीमार है तो उसका आयुष्मान भारत कार्ड बना करके इलाज करवाना हो। अभी मैं आपके पास बैठा था, बैठे बैठे थोड़ी देर पहले मेरे पास व्हाट्सएप पर आया, एक हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके घर में कोई गंभीर रूप से बीमार हुआ। मैंने पहले तुरंत मैसेज भेजा कि देखो इनका नंबर ये है, इनका ये है, इनको पीजीआई में एडमिट होना, इनको एडमिट कराइए, जो इनकी व्यवस्थाएं वो व्यवस्था कराइए। अगर कोई कठिनाई में है तो उसकी कठिनाई दूर कर दूं और वह स्वस्थ होकर के घर वापस जाए परिवार के साथ, उससे बड़ा मेरे लिए कोई दूसरा सुख नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया केशव जी। हमारे साथ थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने बताया कि व्हाट्सएप पे भी वो एक्सेसिबल होते हैं, अगर कहीं से कोई समस्या है तो उसका निराकरण होना ही है। और जो खेती की बात कही, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो इस वक्त जो है केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं खूंटा गाड़े हुए हैं। अब ऐसे में विपक्ष क्या कुछ कर पाता है ये तो 24 में पता लगेगा। लेकिन आज की इस चर्चा पर आपका क्या कुछ कहना है? हमारे साथ कैमरे के पीछे हमारी साथी दीक्षा और कमर सर हैं हमारे साथ। कैसा लगा आपको ये शो, हमें बहुत ज़रूर बताइए। लेकिन सबसे पहले केशव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का धन्यवाद।